दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सीडीपी का सेकंड टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस जानना है तो इसका जानना ये जरूरी है कि डेवलपमेंट होता क्या है, विकास होता क्या है। बेसिकली विकास जो होता है उसके टू कॉजेज होते हैं, दो वजह से होता है। इनको हम प्राइमरी कॉजेज बोलते हैं। फर्स्ट होता है आपका लर्निंग, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे ई जो है वो मैंने इन्वायरमेंट के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। जो लर्निंग होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। और सेकेंड डेवलपमेंट का कॉजेज होता है मैचुरेशन, जो कि हेरिडिटी का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विकास होने के क्या कारण हैं या किन कारणों से विकास होता है, तो वो दो होंगे, लर्निंग होगी या मैचुरेशन होगी। लर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, और मैचुरेशन को हम बोलते हैं परिपक्वता। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जो लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, हमारे व्यवहार में जो परमानेंट चेंजेस आते हैं हमारे बिहेवियर में, वो लर्निंग कहलाते हैं। और वो किससे आते हैं, हमारे अनुभव से आते हैं, एक्सपीरियंस से आते हैं। एक बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था तो उसमें लर्निंग नहीं दिया हुआ था। अगर ये सिंगल एक ऑप्शन आता है तब भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। कब राइट आंसर होगा, जब ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो वहां पे लर्निंग की जगह क्या लिया गया था, एक्सपीरियंस लिया गया था। तो याद रखिएगा, लर्निंग को एक्सपीरियंस भी कहीं कहीं पर बोला जाएगा। तो जो विकास होगा उसके प्राइमरी जो कॉजेज हो सकते हैं, जो होते हैं मेनली टू ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, लर्निंग और मैचुरेशन। लर्निंग को हम क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं। कि विकास जो होता है अनुभव और परिपक्वता से होता है, विकास जो होता है वो आपके अधिगम और परिपक्वता से होता है। डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग और मैचुरेशन की वजह से होता है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो अब हम जान लेते हैं बेसिकली लर्निंग और मैचुरेशन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं, मैचुरेशन को परिपक्वता कहते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आप इसको समझें। क्योंकि अगर आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी देखेंगे ना, अगर उसे प्रैक्टिकली ले तो क्या है, नॉलेज आपकी जब भी अच्छी हो सकती है जब आप उसमें उसके लिए अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें और साथ के साथ उसे अप्लाई करें। तो सीटेट उसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहला है अधिगम, यह एक अर्जित प्रक्रिया है। क्या लर्निंग जो है हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे उससे ही हम क्या है, लर्निंग कर सकते हैं। अब ये मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन एक जन्मजात प्रक्रिया है। मैचुरेशन परिपक्वता जिसे हम बोल रहे थे कि ये हेरिडिटी का पार्ट है, तो इसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप ही होती है। कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, कोई बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा है या एक टाइम पे वो मैच्योर हो रहा है, तो वो क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का बहुत महत्व होता है। लाइक जो लर्निंग है, अगर मैं मैथ का एग्जांपल लूँ, मैथ में आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, एक बार में तो नहीं आएगा आपको, तो आपको क्या है वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी लर्निंग बेटर होगी। तो क्या है, सीखने की प्रक्रिया में जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट यहाँ पे मैचुरेशन में अगर देखें तो अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। लाइक अगर मैं यहाँ पर मैचुरेशन के अंदर एक ग्रोथ का पार्ट भी आएगा, इसी के अंदर ही होता है। लाइक अगर हमारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। बट एक टाइम पे आपकी हाइट एकदम फिक्स हो, ऐसे तो नहीं है कि जिंदगी भर बढ़ती रहती है। तो जब आपकी हाइट का एक पॉइंट आ जाएगा कि फिक्स हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं हो रही है, तो वो क्या है, वो वहां पे परिपक्व हो जाता है, मैचुरेट हो जाता है कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे आपकी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, बढ़ रही हैं, तो ये बढ़ तो रही हैं, लेकिन एक टाइम पे ये इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वो स्ट्रांग होना उनका क्या कहलाता है,
मैच्योरेट होना, कि परिपक्व हो चुकी हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्या है ये? इंडिविजुअल प्रोसेस है। आपको पता है जो चाइल्ड होते हैं या लोग होते हैं उनमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये इंडिविजुअल प्रोसेस है। हमारे जब डिफरेंसेस हैं तो सीखने का तरीका भी अलग है। तो ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि हर व्यक्ति किसी भी चीज को सीखने के लिए जो उसके अंदर जो एक कैपेबिलिटी होती है उसको अपने तरीके से काम को करने के लिए, तो वो अपने तरीके से करता है। तो लर्निंग क्या है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, वो अपने आप ही अपने तरीके से करेगा। बट मैच्योरेशन की बात करें, परिपक्वता की बात करें, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य कैसे? कि आपकी हाइट बढ़ रही है, मेरी भी हाइट बढ़ रही है, मेरा वेट गेन हो रहा है, आपका भी हो रहा है, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसेस है। कि एक छोटा बच्चा है तो आज वो स्क्रॉल कर रहा है, तो कल वो अपने पैरों में अगर उसकी बोन्स मैच्योरेट हो जाएंगी तो वो खड़ा भी हो जाएगा। तो ये क्या है? नॉर्मल एक प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है, ये सभी के साथ होता है, कुछ स्पेशल नहीं है। बट यहाँ पे ये इंडिविजुअल कैसे हो गया? सबके सीखने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। अब यह क्या है? लर्निंग, यह जीवन भर चलता है, सीखना कभी नहीं रुक सकता, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब यहाँ मैच्योरेशन की बात करें, यह यहाँ पे एक आएगा, यह एक समय पर आकर रुक जाती है। कि अगर आप अपने ये एक मैच्योरेशन बेसिकली हेरिडिटी से रिलेटेड, हम इसको फिजिकल फिनोमेना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम पर आकर रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी हाइट जो बढ़ रही थी वो एक टाइम पे फिर बढ़ना बंद हो जाएगी। कि आपकी बोन्स हैं, आप जब मैच्योर हो जाएंगे वो उस टाइम पर आकर रुक जाएगी। फिर तो बस पॉलिशिंग होगी कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं, बट उसे हम ऐसे नहीं है कि उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं लर्निंग में, सीखने की प्रक्रिया से शरीर के अंगों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लर्निंग है भाई, आप कोई चीज सीख रहे हैं, आपने मैथ की प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन करने आ गए, तो क्या आपके फिजिकली बॉडी पार्ट में कुछ चेंजेस आया? नहीं आया। या आप पेन से लिखना सीख रहे हैं तो उससे क्या है, कोई चेंज आया? नहीं। वो तो आपकी लर्निंग है कि आपने कुछ सीखा। बट अगर आप मैच्योरेट हो रहे हैं, परिपक्वता में क्या है, शरीर में परिवर्तन आता है। अब वो कैसा हो, आपकी बिहेवियर में हो, आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, कि लाइक अगर आप बड़े हो रहे हैं तो वो आपका मैच्योरेशन दिखेगा आपकी बॉडी में, कि आप खड़े होने लगे हैं, आप बोलने लगे हैं, आप चलने लगे हैं, ठीक है। तो वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, और आपके बॉडी पार्ट जो होंगे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। कि आज बच्चा अभी उसकी बोन्स और मतलब ग्रिपिंग पावर इतना अच्छा नहीं है, वो पेन अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है, बट उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स जब इम्प्रूव हो जाएंगी तो क्या है, वो अच्छे से पेन भी पकड़ने लगेगा। तो बॉडी जो पार्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पर लर्निंग की बात करें, सीखने की क्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है। अब जब आप मैच्योर होंगे तभी आपकी लर्निंग बेटर होगी, कि आप पेन को अच्छे से पकड़ सकते हैं। मेंटली बात करें, कॉग्निटिव से रिलेटेड बात करें, कि आप अगर आपका माइंड अच्छा हो रहा है, आप एकदम स्वस्थ हैं, तभी आपकी लर्निंग बेटर हो सकती है। बट यहाँ बात करें परिपक्वता की, तो यहाँ पर सीखने पर ये निर्भर नहीं रहती, नेचुरल प्रोसेस है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे बॉडी पार्ट ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हो रहा है, तो वो उसी टाइप से होंगे। तो ये आपकी लर्निंग पर डिपेंड नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 साल का बच्चा किताब पढ़ नहीं सकता जब तक वह परिपक्व ना हो जाए। तो बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा थोड़ा, तब तक वह किसी भी बुक को नहीं पढ़ सकता। सेम उसके अपोजिट, अगर 2 साल के बच्चे को मैच्योर होना है किसी भी बॉडी पार्ट को, तो क्या वहाँ सीखने की जरूरत है? वहाँ सीखने की जरूरत नहीं होगी। तो आई होप आप लर्निंग और मैच्योरेशन को समझ पाए होंगे कि डेवलपमेंट में ये कैसे इसका रोल होता है। और बेसिकली ये दोनों क्या है, हमारे प्राइमरी कॉजेज हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है।
अब हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके जो प्राइमरी कॉजेज हैं मैच्योरेशन और लर्निंग। जो विकास जो होता है आपके अधिगम और परिपक्वता के कारण ही होता है और विकास में ही दोनों ये समाहित हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ की, कि ये दोनों क्या है। डेवलपमेंट आप समझ चुके हैं, अब इन दोनों में हम अंतर को देख लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या और इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलना है, कि मैंने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलती है। तो विकास क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू ग्रोथ। तो अब हम ग्रोथ की बात करें, व्यक्ति गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, कि आप फिजिकली जो डेवलप है एक स्टेज आ जाएगी जब आप मैच्योर हो जाएंगे, तो क्या है वो एक वहां पर फिक्स हो जाता है कि फिर इससे ज्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आप की समझ नहीं बढ़ेगी, मतलब उस बेटर हो सकती है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, एक टाइम पर आकर रुक जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, कॉग्निटिव हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। किसी भी तरीके का बदलाव जो सकारात्मक हो, पॉजिटिव वे में हो, ऐसा नहीं कुछ भी किसी भी तरीके का हो, तो क्या है वो क्या कहलाएगा, आपका डेवलपमेंट कहलाएगा। बट अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ किसको कंसीडर करेगा, फिजिकल डेवलपमेंट को, जो आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, मतलब क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटी होती है कि आप कितना सीख रहे हैं। मतलब बॉडी पार्ट जो होगा, फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी इसमें आएगा, बट बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्वालिटी देखी जाएगी कि आपकी समझ कितनी है, आप कितने सामाजिक हैं, आपका बॉडी पार्ट कितने डेवलप हुए हैं, कैसे आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पर बात करें, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, मीन्स टू से क्वांटिटेटिव होते हैं। आप मेजर कर सकते हो कि आपका वेट है तो वो कितना है, कि 50 kg है, 30 kg है, 40 kg है, आपकी हाइट 5 फुट हो चुकी है। तो क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्वालिटीज देखी जाती हैं। अब यहाँ बात करें डेवलपमेंट की, विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब वही जैसे यहाँ पे हमने बात की, लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों ही हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए जो बेसिकली हम देखते हैं तो वो दो कॉजेज होते हैं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिल रहा है, आपकी हेरिडिटी भी बेटर है, तो वहां पर क्या होगा, आप रचनात्मक दिशा में जाएंगे। और यही अगर आपकी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हुई तो वो क्या है, विनाशात्मक। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, कि भाई सबके जैसे बॉडी पार्ट ग्रो कर रहे हैं। हम 99% केसेस की बात करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है या हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली कैसे होंगे, रचनात्मक दिशा में होंगे। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका अंत नहीं होता है, हम जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक होने वाली प्रक्रिया है, कि एक टाइम पर आकर ये रुक जाएगी। फिर आपका लास्ट पॉइंट यह है, निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी आपका पूछ लिया जाता है, विकास जो है वो किस पर आधारित है। तो अब हम देख रहे हैं डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू ग्रोथ। तो जो विकास है उसी के अंदर समाहित है ग्रोथ। हम ये नहीं कह सकते ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग है, दोनों सेम होते हैं। सेम मीन्स टू से डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ है, ठीक है। तो इसके साथ बस जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें एडिट हो जाते हैं, जैसे सामाजिक विकास हो गया, उसका मानसिक विकास हो गया, उसका संवेगात्मक विकास हो गया। तो इस टाइप से कुछ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के सीटेट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं।
तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकते हैं, गिफ्टेडनेस के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात करी थी, किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो दो कॉजेज हो सकते हैं, एक इन्वायरमेंट हो सकता है और एक हेरिडिटी हो सकती है, और दोनों होंगे तभी गिफ्टेडनेस आ सकती है, एक सिंगल से नहीं आएगी। तो सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, यहाँ एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, यहाँ सफल माता पिता, यहाँ हेरिडिटी की हो रही है। एक अनुशासित दिनचर्या, नहीं, ये भी एनवायरनमेंट से काफी हद तक रिलेटेड है। अब आपका फोर्थ ऑप्शन है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, दोनों वर्क करेंगे तभी बच्चा बेटर लर्न करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें जो गिफ्टेडनेस है वो इन्हीं दोनों के कारण होगी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप का उन्हें हमें क्लास में एटमॉस्फेयर देना है। तो यहाँ सारे ऑप्शंस को रीड करना है। उनके सांस्कृतिक और भाषीय ज्ञान को महत्व देना है तथा उनका उपयोग करना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ यही कहता है कि जो भी उनकी लैंग्वेज है, जो भी उनका कल्चर है, उसे हमें इम्पोर्टेंस देनी है, कहीं ना कहीं वैल्यू देनी है, और हमें उसका यूज कर ही उसे सिखाना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। बट हम सभी को पढ़ेंगे, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो ये डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो ये भी नहीं होगा, हम बिल्कुल कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लास में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को वैसे ही हम रीड करेंगे। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंटेलिजेंस है या क्रिएटिव हैं तो हम उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देंगे, गलत है। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, बिल्कुल गलत। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, देखो जिम्मेदारी नहीं दे सकते, बट हाँ उन्हें हम पीयर ग्रुप टीचिंग के लिए कर सकते हैं, बट ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचर की। तो यहाँ लास्ट है आपका, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है आपका, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अब यहाँ याद रखना, नहीं बोला जा रहा है, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करने हैं और नेगेटिव को ही इसमें टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश कर। हाँ बिल्कुल सही, हाइपर एक्टिव है, तो अगर आप ऑप्शनल मेथड अल्टरनेटिव ऑफर करेंगे तो वो अच्छे से सीखेगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन, हाइपर एक्टिव है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएंगे तो उसकी एनर्जी वहां पर लगेगी, बिल्कुल सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो बिल्कुल गलत, ऐसा तो हम कभी कर ही नहीं सकते। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तो ये भी सही है कि आप कोई टास्क है स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नेगेटिव यही है, थर्ड। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो किसकी होती है। अब इसमें 3 तो हमें जो दिख रहे हैं, डिस्लेक्सिक और ये लास्ट का प्रत्यास्थी और विकलांग, तो ये तो हमारे क्या है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है। बट यहाँ पे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि कौन से बच्चे रखते हैं, तो वो रखते हैं क्रिएटिव स्टूडेंट। आप जानते होंगे कि मैंने पहले भी आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग बताई है कि जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके लेक्चर को बनाया है जिससे कि आप
बोर ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।